धनी राम नाम के एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। उन 7 भाइयों में 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा भाई नीलकंठ का विवाह होना अभी बाकी था। सेठ जी के घर का संस्कार अच्छा था। उस घर में सभी का स्वभाव भी अच्छा था। सातों भाई मिलजुल कर साथ में रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी कि उस घर में खाना बनाने वाला कोई नौकर नहीं था। घर का सारा काम वहां की स्त्रियां कर रही थी। स्त्रियां स्वयं खाना बनाती और पति पुत्र सास ससुर और बाकी सभी परिवार को आदि को खाना खिलाती थी। लेकिन उस घर में स्त्रियां जो खाना बनाती थी उनके मन में संशय रहता था। वो सोचती कि जो खाना बनाता है वो मजदूरी करता है। अगर किसी ने कहा कि आज मैं नहीं खाऊंगा या कम खाऊंगा तो बनाने वाली स्त्री के मन में खुशी होती थी कि आज खाना रोटी कम बनाना पड़ेगा। घर में बहुत खटपट हुआ करती थी और जिस घर में खटपट हो वहां प्रेम लक्ष्मी शांति कभी नहीं टिकती। आइए जानते हैं कि घर में क्या परेशानी थी और इस परेशानी का समाधान कैसे होगा। क्या स्त्रियों का प्रेम एक दूसरे में बन जाएगा या वो सातों भाइयों में बंटवारा करवा देंगी। हमारे सारे सवालों का जवाब आगे मिलेगा। बड़ी बहू: माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं आज खाना नहीं पका पाऊंगी। कृपया करके छोटी बहुओं से कह दो कि आज वो खाना बना दे। सास: ठीक है, आज तू आराम कर ले, मैं वैशाली को कह देती हूँ। वैशाली दूसरे भाई की पत्नी: अरे वैशाली कहाँ है? आज तेरी जेठानी रम्या की तबीयत ठीक नहीं है। आज तू खाना बना दे। वैशाली दौड़ते दौड़ते सास के पास गई। वैशाली: माँ जी, देखो मैंने अभी 2 दिन पहले ही खाना बनाया था। तुम मुझसे क्यों कहती हो? तुम किसी और को कह दो। और हाँ, रम्या दीदी की तबीयत वबीयत कुछ खराब नहीं है। वो तो झूठ मूठ का बहाना करती हैं कि तबीयत खराब है। माँ जी, आप दूसरे को कह दीजिए। और वैसे भी आज मुझे बहुत काम है। आपके पोते का स्कूल का काम करवाना है। माँ जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं सुमन से कह देती हूँ। सुमन तीसरे भाई की पत्नी थी। अरे सुमन, सुन, कहाँ है तू? माँ जी ने आवाज लगाई। सुमन: जी माँ जी, कहिए। सास: सुमन, देख बेटा, आज तेरी बड़ी जेठानी रम्या की तबीयत ठीक नहीं है और वैशाली को बच्चे के स्कूल का कुछ काम है। तो बेटी ऐसा कर, आज रसोई तू बना दे। सुमन: ठीक है माँ जी, मैं जाके बना देती हूँ। और इतना कहकर सुमन वहां से चली गई। सुमन अपने पति के पास गई और कहा: अजय सुनते हो, अपनी माँ को समझा दो कि मैं रोज रोज खाना नहीं बना पाऊंगी। बड़ी दीदियाँ बहाना बना लेती हैं तो मुझे खाना बनाने को कह देंगी। घर में तो और भी लोग हैं ना, उनसे क्यों नहीं कहती। सुशील, तीसरा भाई: देखो सुमन, हो सकता है वैशाली भाभी उन्हें कुछ काम हो और बड़ी भाभी की तबीयत ठीक ना हो। आज तुम बना दो, आगे फिर ऐसा हुआ तो मैं समझाऊंगा। सुमन: ठीक है जी, आज मैं बना देती हूँ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सुमन रसोई घर में चली जाती है। सास सोच रही थी कि ये तो अब रोज का हो चला है, इसका कुछ तो उपाय करना होगा। अगले दिन सुबह के समय सास पूजा करते वक्त: हे प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया, हर चीज घर में उपलब्ध है, किसी चीज की कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है, नौकर चाकर सब हैं, मेरे बेटे बहुओं को किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। फिर भी ये 6 की 6 बहुएं आपस में प्रेम नहीं करती, मिल बांट कर काम नहीं करती। इसका समाधान कैसे हो भगवान? मैं क्या करूं? घर में से ऊंची आवाज में: माँ जी, कहाँ हैं आप? बड़ी बहू रम्या ने कहा। सास: क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? अब क्या हुआ? रम्या: आ हाँ हाँ, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। मेरे तो कर्म फूट गए जो मैं इस घर में आ गई। मैंने और मेरे परिवार वालों ने तो सोचा था कि चलो हमारी बेटी बड़े घर में जा रही है, नौकर चाकर हैं, इससे वहां कोई काम नहीं रहेगा, बड़े ही मान सम्मान से सुखी से रहेगी हमारी बेटी, रानी बन के रहेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ ऐसा होगा। अगर पता होता तो मेरी शादी यहाँ कभी नहीं करती। सास: तो क्या तू यहाँ सुखी नहीं है बेटी, रानी बनकर नहीं रह रही है? अरे किस बात की कमी है तुझे, बता, मैं पूरा करूंगी। क्या कष्ट है तुझे बता? रम्या चिल्लाते हुए: रानी नहीं, नौकरानी बन गई हूं मैं यहाँ। मेरे माता पिता भी मुझे किस नरक में छोड़ गए। आपके बेटों का अलग से सुनूं, उनका काम करूं, घर का सारा काम मैं करूं और सब बैठ के मजे करें। सास:
तुम 6 लोग हो, क्या तुम सब मिलजुल कर काम नहीं कर सकती? आपस में भेदभाव क्यों है तुम में? तुम्हें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, तो तुम सब आपस में लड़ रही हो। क्या यही सीख मिली है तुम सबको? रम्या, आप तो सिर्फ मुझे ही कहती हैं और किसी को क्यों नहीं कहती? क्या मैंने ठेका ले रखा है इस घर का सारा काम करने का? मैं कुछ नहीं करूंगी, समझ लो आप। इतना कह के रम्या वहां से चली जाती है। सास चिंता में पड़ जाती है, कहती है क्या करूं मैं, कैसे इस घर का भाग्योदय होगा। कुछ समय बाद अचानक छवों बहुओं में झगड़ा होने लगता है। रम्या, मैं नहीं करूंगी, तुमको करना हो तो करो, मैं नहीं करने जाऊंगी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं करूंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है। वैसे भी इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम सब मुझसे छोटी हो, इसीलिए तुम्हें मुझसे काम तो करवाना ही नहीं चाहिए। वैशाली, क्यों क्यों नहीं करेंगी? बड़ी हो तो क्या हुआ? तुमसे झूठ मूठ का बहाना बना के बीमारी का बैठ जाती हो माटी से कहकर, और दूसरे के ऊपर ठूस देती हो पूरा काम। आखिर तुम भी तो इसी घर की बहू हो। सुमन, दीदी तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम कौन सा अपना काम समझ के खुद करने लगती हो? जब घर का काम देखोगी तो तुम्हें अपने बच्चे का काम आ जाता है, फिर आप भी तो घर का काम भूल जाती हैं। छवो बहुएं आपस में लड़ रही थी। तू मैं चल रही थी कि इतने में जोर जोर से आती आवाज को सुनकर सास वहां घबराहट में आ जाती है। सास, क्या बात है, तुम सब आपस में क्यों लड़ रही हो? सब बहुएं एक साथ कहती हैं, माँ जी, ये अपना अपना काम नहीं कर रही हैं, मेरे ऊपर सारा काम दे रही हैं और मुझे ही उपदेश दे रही हैं कि तुम छोटी हो, तुम करो, ये तुम्हारा फर्ज है। क्या ये इनका फर्ज नहीं है? सास क्रोध में, तुम सब अपने अपने मन की हो गई हो। तुम सबको जितनी सुविधा है उतना कम है। क्या कमी है तुम सबको जो कुछ भी करोगी अपने अपने पति और बेटों के लिए ही तो करोगी। अगर तुम लोग मेरे और अपने ससुर जी के लिए लड़ रही हो तो मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मैं अपना काम कर लूंगी। सारी बहुओं ने कहा, नहीं नहीं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। फिर क्यों आपस में लड़ती हो तुम सब? बस अब बहुत हो चुका है, मैं अब तुम सबकी शिकायत तुम्हारे ससुर जी से करूंगी। वो अपने सातों बेटों को बुला के फैसला करे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तुम सब मिलकर उनकी बनाई समाज में इज्जत को सिर्फ अपनी मेहनत से बचने के लिए सारी इज्जत माटी में मिला दोगी। इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझ में और क्षमता नहीं है। आज शाम को जब वो आएंगे तब इसका फैसला होगा। तब तक तुम सब मिलकर जाओ, खाना बनाओ और सारा काम काज देखो। और मैं एक पैसे का भी झगड़ा झंझट नहीं चाहती, और अगर झगड़ा करना हो तो अभी बता दो, मैं खुद जाके बना दूंगी। सारी बहुएं एक होके अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। शाम को जब सब बहुएं रसोई घर में आती हैं तब रम्या, अगर ये बात सातों भाइयों को पता चली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये तो बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। वैशाली, अरे इनको तो कैसे भी बहला फुसला देंगे, लेकिन पापा जी को कैसे मनाएंगे? सुमन, हाँ दीदी, आपने सही कहा, अगर पिताजी को पता चला तब तो तहलका मच जाएगा, वो तो जीने नहीं देंगे। ज्योति, चौथे बेटे की पत्नी, आप सब सही कह रही हैं। और छोटे देवर जी नीलकंठ तो बहुत ही क्रोध वाले हैं, वो तो तुरंत हमारे घर पर सूचना दे देंगे। सभी ने योजना बनाई कि चलो माँ जी के पास चलकर हम उन्हें बताने से मना करते हैं, और सब माँ जी के पास जाने लगी। शाम के वक्त सारी बहुएं सास के पास आई और एक ही स्वर में कहने लगी, माँ जी, हमें माफ कर दो, इनको और ससुर जी को कुछ मत कहिएगा, आगे से हम नहीं लड़ेंगे। सास, तुम सब अब अपना काम करो, मुझे जैसा उचित लगेगा वैसा करूंगी। मैं ऊब चुकी हूँ तुम सब से, इस बुढ़ापे में मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुबह के समय सूरज की किरण निकली ही थी कि घर में हलचल होने लगी थी, लेकिन ये हलचल झगड़े वाली हलचल नहीं थी, बल्कि सभी बहुओं के बच्चों को स्कूल भेजने की थी। सब अपने अपने काम पर जा चुके थे। छोटे देवर जी और ससुर जी भी अपनी दुकान पर जा चुके थे। सारी बहुओं के मन में कहीं ना कहीं यह डर तो था ही कि कहीं माँ जी ने पिताजी से कुछ बताया तो नहीं, और अगर बताया हो तो पिताजी ने कुछ कहा क्यों नहीं। सभी के मन में यह संशय चल ही रहा था। सुबह के समय सास अपनी पूजा में बैठी थी। पूजा समाप्त होते ही बड़ी बहू रम्या उनके पास आकर पैर छूकर कहती है, रम्या, माँ जी प्रणाम। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है, आप मुझे बता दीजिए तो मैं बना दूं। सास चिंतित स्वर में,
अरे बेटी रम्या, तू ये क्या कह रही है? तू और खाना बनाएगी? बेटी, तू तो इस घर की रानी है, नौकरानी थोड़ी। और एक तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तू खाना कैसे बनाएगी? तू रहने दे, जा आराम कर रम्या। माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे कल की हुई गलती के लिए माफ़ कर दो। सास रम्या की बात काटते हुए, अरे नहीं नहीं बेटी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और ना मैं तेरे से गुस्सा हूँ। जा बेटी, अभी तुझे आराम नहीं हुआ होगा, जा तू अपने कमरे में आराम कर। रम्या वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रम्या, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जो माँ जी मुझे इतना ताना दे रही हैं? ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं माँ जी। सिर्फ मैं ही उनकी नज़र में गलत हूँ, बाकी सब तो उनके लिए सती सावित्री हो गई हैं। घबराए नहीं, मैं भी किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। इन सब को तो मैं सुधार दूंगी। सास रसोई घर में जाती है। सास को रसोई घर में जाते वक्त वैशाली ने देखा तो वह तुरंत रसोई घर में आई। वैशाली, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से, हम लोग हैं ना। और हमारे होते हुए आपको खाना बनाना पड़े, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सारी बहुएं यह सुनकर रसोई घर में आ जाती हैं। रम्या भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि माँ जी, हम कर देंगे, आप क्यों? सास, अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैंने एक प्रण लिया है और इस प्रण को मैं ही पूरा करूँगी। तुम सब जाओ, आराम करो, मैं खाना बना दूंगी। बात चल ही रही थी कि वहां पर उनकी पड़ोसन गौरा वहां आ गई। उन्हें देखते ही सारी बहुओं के चेहरे पे चमक आ गई। गौरा एक चालाक और चुगलखोर औरत थी। उसे दूसरों के घर में ताकने झांकने की बहुत बुरी आदत थी। वो पल भर में झगड़ा लगा देती थी। सास मन में सोचने लगी कि आ गई घर की कुलंशिनी। इसके चलते आज मेरे घर में कलह मची हुई है। इसके आते ही देखो सारी बहू कैसे खुश हो गई। सुमन, अरे चाची, आइए आइए, कैसी हैं आप? रुकिए, मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आती हूँ। वैशाली, हाँ चाची, बहुत दिन के बाद आई आप। सास, आ बैठ कोरा, कहाँ थी तू? कहाँ चली गई थी? तेरे बिना तो इस छवों का मन ही नहीं लग रहा था। बड़ा अच्छा किया कि तू आ गई। वैसे मैंने पता करने की कोशिश की कि तू कहाँ है, पर तेरे दरवाजे पर तो ताला मारा था। कुसुम, पांचवे भाई की पत्नी, हाँ चाची, बताइए ना, कहाँ गई थी? गौरा, मैं तो अपने मायके गई थी। मेरी माँ का फोन आया था कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनसे मिलने मायके चली गई थी। आप तो जानती हैं माँ जी कि वो अकेली हैं। उर्मिला, छोटे भाई की पत्नी, चाची, माता जी की तबीयत ज्यादा खराब थी क्या? रम्या, क्या हुआ माँ जी को? सास, गौरा देख, जैसे तेरे लिए वो तेरी माँ है, वैसे मेरे लिए भी हैं। तू एक काम कर, उन्हें यहीं बुला ले, यहीं दवाई हो जाएगी उनकी। वैशाली, हाँ चाची, माँ जी सही कह रही हैं, उन्हें यहीं बुला लो। आखिर में वो अकेली ही हैं वहाँ, देखभाल को कोई भी नहीं है। यहाँ आप देख सकती हैं। कुसुम, हाँ, और गांव से ज्यादा तो शहर में इलाज अच्छा हो जाएगा और उनका मन भी बदल जाएगा। गौरा, अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। माँ को बुखार हो गया था, अभी तो ठीक है, अभी एक और रिपोर्ट आनी बाकी है। वैसे आप सबने जो सुझाव दिया है वो भी अच्छा है। आज शाम को जब बंटी के पापा आएंगे तो मैं उनसे राय लूंगी और फिर अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगी। लेकिन माँ जी, आप रसोई घर में क्या कर रही हैं? आप क्यों खाना बना रही हैं? बड़े सौभाग्य से आपके पास 6 बहुएं हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई है बनाने की? सास मन ही मन सोचने लगी कि हो गई शुरू। अब ये मैं कब से सोच ही रही थी कि ये पूछ क्यों नहीं रही है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इसे शांति से तो बैठा नहीं जाएगा। रम्या, हाँ देखिए ना चाची, हम सब इनसे यही कह रहे हैं। मैंने इनसे पूछा तो ये मुझे डांट कर चले जाने को कह रही हैं। वैशाली, हम लोग भी कब से यही समझा रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं। सास, रम्या, मैंने तुझे कब डांटा था? तो झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तो तेरे भले के लिए बोला था कि तेरी तबीयत सही नहीं है, तू जाके आराम कर। इसमें मैंने गलत क्या बोला? और तुम सबको मैंने बताया था ना कि मैंने प्रण लिया है कि मैं खाना बनाऊंगी। रम्या, चलो अच्छा है, आराम तो मिला हमें। गौरा मन में सोचती है कि यह सही मौका है, इस बार तो मैं कामयाब होके रहूंगी। वैशाली, हाँ, खाना बनाना तो बहुत मेहनत का काम है। कुसुम, हाँ दीदी, आपने सही कहा, बहुत मेहनत लगती है। आखिर में अपना परिवार भी तो बड़ा है।
सुमन, माँ जी, आज आपको पता चलेगा कि खाना बनाना कितना मेहनत का काम है। उर्मिला और हम तो इसके साथ साथ घर का बाकी काम भी तो करते हैं। आप करिए माँ जी, इससे आपका स्वास्थ्य भी तो इस उम्र में अच्छा रहेगा। सास, अगर तुम लोगों से बाकी काम भी नहीं होता तो वो भी बता दो, मैं कर लूंगी। अगर तुम सब उसमें भी झगड़ा करोगी तो मैं ही पूरा काम करूंगी। तुम्हारा मेहनत वाला काम तो मैंने ले ही लिया है ना। अब इसीलिए कल तुम सबके कहने पे मैंने तुम्हारे ससुर जी को कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ये फैसला किया है। रम्या, बहुत उपकार कर दिया माँ जी, आपने हम सब पे। बहुत ही अच्छा फैसला लिया है आपने। आज आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत का और कितना आराम का काम है ये। ज्योति, हाँ माँ जी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर गलती से खाने में कुछ ज़्यादा या कम हो गया तो कितनी बात सुननी पड़ती है। और अगर खाना कम बना हो तो या उसमें से मांग लिया हो तो अपना पेट काट कर देना होता है। सुमन, जिस दिन कोई कहता है कि खाना नहीं खाऊंगा या कम खाते हैं, वो दिन तो अच्छा होता है कि चलो आज तो खाना कम बनाना पड़ेगा। रम्या, चलिए चाची, हम सब हॉल में चलते हैं, वहाँ बैठते हैं। माँ जी, आप अपना खाना तैयार कर लीजिए, तब तक कोई ज़रूरत पड़े तो आवाज़ लगा लीजिएगा। गौरा दबे आवाज़ में, चलो बेटी। कुसुम, क्या हुआ चाची, आपकी आवाज़ इतनी नम क्यों? गौरा, बस यही सोच रही हूँ कि भगवान की लीला तो देखो, जिसकी 6 बहुएं हों उसको भी सारा काम करना पड़े। ऐसी हालत हो जाएगी माँ जी की कि उनको खुद खाना बनाना पड़े। सास सोचती है कि शुरू हो गई ये डायन, और गौरा सोचती है कि अब तो बारी आई है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। रम्या, तुम तो सब देख रही हो ना चाची, मैंने और सबने भी मना किया लेकिन ये सुनती ही नहीं है किसी की बात। ज्योति, छोड़िए चाची, चलिए। सब सास को रसोई घर में अकेला छोड़कर हॉल में चले जाते हैं गपशप करने के लिए। अब गौरा यही अपना मकसद पूरा करेगी। रम्या, आज बाजी को पता चलेगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है। वैशाली, हाँ दीदी, आखिर में अपने परिवार में लोग भी तो बहुत हैं, मेहनत तो होती ही है। गौरा, लेकिन तुम्हारी सास क्यों खाना बनाने लगी? तुम लोगों के होने के बाद भी क्यों? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। सुमन, अरे चाची, हमारे घर की अजीब कहानी है। सब लोग काम करने से बचना चाहती हैं, काम को लेकर झगड़ा होता है, और ज़्यादा करके खाना बनाने को लेके। ज्योति, कल भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए आज से माँ जी ही खाना बनाने लगी हैं, इसीलिए वो बना रही हैं ताकि झगड़ा ना हो। गौरा, तुम सब कितनी भोली हो। अरे वो इसलिए नहीं बना रही है खाना। कुसुम, तब किस लिए बनाती होंगी? और कोई कारण तो नहीं है उनके खाना बनाने का। गौरा, नहीं देखो, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, और तुम्हारे घर की बात है, जाने दो। रम्या, अरे नहीं चाची, आप भी इसी घर के सदस्य हैं, बताइए दूसरा क्या कारण हो सकता है। गौरा, नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, इससे अगर कुछ अलग असर पड़ा तो मेरा ही नाम आएगा। उर्मिला, अरे कैसी बात कर रही हैं चाची, आपका नाम क्यों आएगा? आखिर में आप तो सिर्फ सच्चाई ही बता रही हैं ना। गौरा, हाँ, पर जमाना बहुत खराब है बेटी, सब मुझे ही बोलेंगी। चलो मैं चलती हूँ, शाम को आती हूँ। रम्या, ठीक है चाची। गौरा वहाँ से अपने घर को चली जाती है, लेकिन उसने एक ऐसा मिसाइल छोड़ा है सभी बहुओं में जिससे सब सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि क्या राज है। रम्या, गौरा चाची ने कहा कि ये माँ जी जानबूझ के कर रही हैं। माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? वैशाली, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और कारण होगा। कुसुम, हो भी सकता है दीदी, आखिर में गौरा चाची हमसे पहले की यहाँ हैं, और हो सकता है कि माँ जी ने उन्हें कुछ पहले से ही बताया हो। ज्योति, हाँ बिल्कुल हो सकता है, वरना माँ जी तुरंत पिताजी को और अपने बेटे को बता देती। सुमन, हाँ बिल्कुल, कुछ तो राज जरूर है, वरना माँ जी हमें समझाती और खुद खाना नहीं बनाती, इसमें कोई रहस्य तो जरूर है। रम्या, ठीक है, चलो बाकी काम जो है उसको निपटा दो, तब तक माँ जी खाना बना लेंगी। सारी बहुएं अपने अपने काम करने के लिए चली जाती हैं। दोपहर का समय, माँ जी का खाना बन चुका था। रम्या रसोई घर में पहुंच गई। रम्या, माँ जी, खाना बन गया? माँ जी,
आप मेरे होते हुए खाना क्यों बना रही हैं? मैं खुद ही बना देती ना। सास, हाँ बेटी, खाना बन गया, सब मैंने सही से रख दिया है। नहीं, मैं बना लिया करूँगी, तुम सब तो हो ही, लेकिन मैंने एक प्रण लिया है, इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। और हाँ, मैंने खाना खा लिया है, तुम सब भी जब मन करे तो आके खा लेना। रम्या, ठीक है माँ जी। रम्या वहाँ से अपने कमरे में चल दी, लेकिन वो सोचने लगी कि माँ जी हमेशा हमारे साथ खाती थी, आज अकेले खाना कैसे खा लिया। और कह रही है कि तुम सबको जब मन करे तब खाना। कुछ तो बात समझ में नहीं आ रही है। सब अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सारा काम खत्म हो जाता है। खाना पीना होने के बाद सास ने देखा कि सब बहुएं अपना सारा काम खत्म करके अपने अपने कमरे में चली गई हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग ने झगड़ा नहीं किया। सास भी औसार में जाके अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ समय बाद गौरा वापस आई। माँ जी को सोया देख वो सीधा रम्या के पास चली गई। गौरा, अरे रम्या बहू, सो रही है क्या बहू? रम्या, अरे चाची आइए आइए। नहीं चाची, सोई नहीं हूँ, बस लेटी थी। माँ जी की चिंता हो रही थी तो सोच रही थी। छोड़िए, आप बताइए, मुझसे कोई काम था क्या चाची? गौरा, हाँ बेटी, एक काम था। देख, तेरे घर में मैं तुझ पे ही ज्यादा भरोसा करती हूँ। एक तू ही है जो मुझे समझती है। ये नंबर है, इसे जरा मेरे मोबाइल में फिट कर दे और हिंदी में करना। मन मन गौरा सोच रही है कि यही सही समय है, रम्या को पहले भ्रमित कर दूं, फिर तो अपने आप सब शुरू हो जाएगा। रम्या, लाइए चाची, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी कर देती हूँ। अच्छा चाची, आप सुबह कुछ पाँची के बारे में बता रही थी, फिर आपने आधे पे ही क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ था? गौरा, देख बेटी, जैसे तू इस घर की बहू है वैसे ही तू मेरे लिए भी बहू समान है। तुम सब मुझे चाची कहती हो और तुम्हारी सास मुझे सखी। मैं इसीलिए डर रही थी कि कहीं मैं वो बात ना बता दूं जो तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था। हो सकता है कि तुम सब में भी वही भावना आ जाए और सारा करा धरा मेरे ऊपर आ जाए। रम्या, नहीं नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ हमें सच्चाई बताने वाली हैं, इसमें आपका कोई भी हाथ नहीं होगा और ना ही कभी आपका नाम आएगा। आप सिर्फ मुझे बताइए कि क्या बात थी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। गौरा, ठीक है बेटी, लेकिन मैं सिर्फ तुझे ही बताऊंगी और किसी को भी तू मत बताना। रम्या, जी बिल्कुल चाची, मैं किसी से नहीं कहूंगी। आप बताइए। गौरा, बहुत पहले की बात है, ऐसे ही दोपहर में हम बैठे थे, तभी तेरी सास ने मुझे बताया था। जब तू यहाँ आई भी नहीं थी, तेरी सास माँ भी बहू थी इस घर की। तब तुम सब बहुत गरीब थे। तुम्हारी सास की जो सास थी वो बहुत ही कठोर और गुस्से वाली थी। रम्या, हाँ हाँ, माँ जी ने हमें बताया है उनके बारे में। गौरा, रोज तेरी सास और तेरी सास की देवरानी सुरेश की मम्मी दोनों जन खाना बनाया करती, घर का सारा काम करती थी। उसी में अपने सातों बेटों और सुरेश और महेश को भी संभाला करती थी। उनकी सास हमेशा उन्हें ताना दिया करती थी, लेकिन सिर्फ तेरी सास को, सुरेश की मम्मी को नहीं। रम्या, क्यों माँ जी को क्यों? माँ जी को ही ताना क्यों देती थी? माँ जी ने भी बहुत बार बताया है कि मेरी सास कविता चाची को ज्यादा मानती थी। ऐसा क्यों? गौरा, सिर्फ ताना ही नहीं, मारती भी थी उन्हें। तो एक दिन तेरी सास ने खाना बनाया और उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, तो उस दिन उनको बहुत सी बात सुननी पड़ी। जब तुम्हारे ससुर जी आए तो उनसे बोल दिया कि तेरी बीवी मेरे खाने में ज्यादा नमक डाल के मुझे मारना चाहती है। रम्या, अच्छा फिर क्या हुआ? गौरा, फिर तेरे ससुर जी ने तेरी सास को बहुत मारा। उसके बाद से सुरेश की मम्मी ही खाना बनाने लगी। रम्या, मतलब माँ जी ने बहुत कष्ट सहे हैं अपने जीवन में। गौरा, अब तो वही तकनीक अपना रही है, तुम देख लेना, जैसा उनकी सास ने अत्याचार तुम्हारी सास पे किया है वैसा ही तुम सब पे भी करेगी। रम्या, लेकिन हम लोगों पे क्यों कर रही हैं? हमने तो कुछ नहीं किया, हम लोग के साथ ऐसा क्यों? गौरा, वो जानती है कि उसके बेटे और तुम्हारे ससुर जी अब तुम्हारी सास को बहुत मानते हैं, उनकी बात को कोई नहीं काट सकता है। रम्या, हाँ चाची, आपने तो सही कहा, वो सब माँ जी को बहुत मानते हैं। गौरा, इसीलिए तेरी सास ने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे जब तुम्हारे पति को पता चलेगा और ससुर जी को पता चलेगा तो वो भी तुम लोगों को मारे। रम्या,
सही कहा चाची आपने, ये तो सुनते ही मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। गौरा, ये सब तेरी शातिर सास की चाल है, जो उन्होंने अपने सास से सीखा है। अब वो वही तरकीब अपना रही हैं। तुम देख लेना, कुछ ही दिनों में बहुत झगड़ा हो जाएगा तुम्हारे घर में। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन तेरी सास को ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों वो भरे पूरे परिवार में कलह मचाने पे तुली है। रम्या, आखिर में उन्होंने भी तो वो झेला है, तो अपनी कसर हम पे ही तो उतारेंगी। वो कम थोड़ी हैं, सिर्फ बातें उनकी मीठी मीठी हैं। गौरा, लेकिन देख, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि और सबसे ज्यादा वो तेरे से जलती हैं। देख, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। रम्या, अरे नहीं चाची, आप सही कह रही हैं। वो मुझे ही गलत मानती हैं, क्योंकि मैं मुंह पे सही कह देती हूँ, पीठ पीछे मेरी कहने की आदत नहीं है। सत्य बात तो सबको कड़वी लगती है, इसीलिए सब मुझसे जलती हैं। गौरा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। आज सुबह ही देख ले, तू खाना बनाने को गई पूछने, तो वो तुझे डांट कर भगा दिया। अब बता, भला तू तो अच्छा ही जान के तो गई थी ना। रम्या, हाँ चाची, मैंने तो सिर्फ कहा कि मेरी तबीयत सही लग रही है, मैं खाना बना देती हूँ, आप मुझे बता दो क्या बनाना है। बस इतने में तो मेरे पे गुस्सा हो गई। गौरा, और देख, कभी कोई चीज़ लेनी हो तो तुझे वो अंतिम में ही बुलाती है। उस दिन साड़ी वाला आया था तो वो तुझे सबसे पीछे बुलवाई। रम्या, हाँ चाची, पता नहीं मैंने क्या किया है इनके साथ, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। गौरा, देख, मैं बताती हूँ, वही करेगी तो बताऊं। और हाँ, बाद में मुझसे मत कहना कि आपने ही सब करवाया, लेकिन करेगी तो तेरा इस घर में मान और डर सबकी नज़र में बढ़ जाएगा। रम्या, हाँ चाची, बताइए, आप जो बताएंगी मैं करूँगी। मैं तो इस घर की मुखिया बनना चाहती हूँ, आप बताइए। गौरा, ठीक है, सबसे पहले तो तू आज शाम को अपने पति को सारी बात बता दे कि किस तरह सब हुआ, ताकि उन्हें सब पता रहे और आगे कुछ बात हो तो वो तुझे बोल ना पाए। फिर तू कहना मत, सिर्फ कहना कि मैं तो माँ जी को, अपनी माँ और देवरानी को अपनी छोटी बहन समझती हूँ। मतलब अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा देना। लेकिन आज तू ये बता कि माँ जी खाना बना रही हैं और उन्हें उनसे पूछने के लिए रोक लेना। तेरी बात सुनकर वो अपनी माँ से ज़रूर पूछने जाएंगे, तो उन्हें जाने मत देना, किसी बात में उलझा देना, ठीक है। रम्या, ठीक है, आज शाम को जब वो आएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बहुत सहायता कर रही हैं। गौरा, देख, मैं सबसे ज़्यादा तुझ पे विश्वास करती हूँ और एक तू ही समझदार है इस घर में। मैं तुझे इस घर की मुखिया बनवा के रहूंगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना, ठीक है। मैं जाती हूँ, अब कल मिलूंगी। इसके बारे में किसी से बताना मत। रम्या, ठीक है चाची, मैं किसी से नहीं कहूँगी, आप निश्चिंत होके जाइए। गौरा वहाँ से अपने घर को चली जाती है। रम्या के मन में उत्साह हो गया कि अब वो इस घर की मुखिया बन जाएगी, अब सारा कामकाज मेरे हाथों में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।